7 अक्टूबर 2025 चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में एक ऐसा घर जहां डिसिप्लिन और ड्यूटी का सिंबल रहता था, उस दिन हार्ट रेंचिंग साइलेंस छा गया। आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार 2009 बैच के एक ईमानदार और डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर ने अपनी लाइफ खत्म कर ली। सुबह लगभग 10:30 बजे उनकी बेटी ने घर के बेसमेंट में उनकी लाइफलेस बॉडी देखी और ये सीन देखकर पूरी फैमिली टूट गई। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से राइट टेम्पल पर गोली मारी जो लेफ्ट ईयर से एग्जिट हुई और सामने वाली प्लाईवुड में जाके लग गई। बेसमेंट का माहौल उस वक्त बहुत डिस्टर्बिंग था। एक चेयर, एक टेबल और उनके पास एक हैंड टाइप्ड 8 पेज नोट पड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सिस्टम ने उन्हें तोड़ दिया है। फॉरेंसिक टीम ने वहां से रिवॉल्वर, शेल केसिंग और ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए। रूम के कॉर्नर में उनका ऑफिशियल कैप और यूनिफॉर्म नीटली फोल्डेड रखा था, जैसे किसी ने पहले से ही सब प्लान कर लिया हो। उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने सीज किए और उनका फाइनल नोट उनके लैपटॉप के बगल में केयरफुली प्लेस था, साइंड एंड डेटेड। गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी क्योंकि बेसमेंट साउंड प्रूफ था। जब उनकी बेटी नीचे गई, उन्होंने देखा कि उनके फादर एक कुर्सी पर गिर चुके थे। ब्लड स्प्लैटर उनके साइड वॉल पर था और रिवॉल्वर उनके हाथ के पास पड़ी हुई थी। सीन देखकर सब समझ गए एक ईमानदार ऑफिसर ने सिस्टम के जुल्म के आगे हार मान ली थी। एक ऑफिसर जिन्होंने कानून के लिए अपनी जिंदगी दे दी, उन्हें सिस्टम ने इतना तोड़ दिया कि कानून ही उनका सहारा नहीं बन पाया। ये सिर्फ एक साइड नहीं थी, ये था एक साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन विद इन द सिस्टम। ये कहानी सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं है, ये कहानी है एक सिस्टम की जिसमें असली न्याय के लिए लड़ना, अपनी पहचान और आवाज को बचाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आज हम आपको ले चलेंगे उनके करियर की शुरुआत से, उनके स्ट्रगल से, उनके लास्ट डेज और उनके फाइनल नोट के कंटेंट तक, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज और सच्चाई को सिस्टम के सामने रखा। ये कहानी है ब्रेवरी, इनजस्टिस और एक ऐसे सिस्टम की जो अपने ऑफिसर्स को तोड़ने पर तुली है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान और प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होना चूज किया। लेट्स टॉक अबाउट इट। आईपीएस पूरन कुमार का जन्म 19 मई 1973 को हुआ था। वो एक दलित माला कम्युनिटी परिवार से थे और बचपन से ही उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर के आदर्शों का अपना जीवन मार्ग बनाया। उनके पिता विजय कुमार एक सिविल इंजीनियर थे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में और उनकी माँ सुशीला एक होम मेकर। 3 भाइयों में पूरन कुमार दूसरे नंबर पर थे। उनके घर में हमेशा पढ़ाई और ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। हैदराबाद के ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और बाद में IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट स्टडीज की, जो खुद बताता है कि उन्होंने मेहनत और डेडिकेशन से अपनी जिंदगी बनाई। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले पूरन कुमार सत्यम कंप्यूटर्स में 1996 से 2000 तक काम कर रहे थे। टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों का एक्सपीरियंस उन्होंने वहां पर हासिल किया था। 2001 में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS ज्वाइन की। वो हरियाणा कैडर के ऑफिसर थे और अपने काम के प्रति उनका कमिटमेंट सभी जानते थे। उन्होंने अपने करियर में कई इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाले और उनका आखिरी पोस्टिंग था इंस्पेक्टर जनरल रोहतक रेंज, जहां से बाद में उन्हें ट्रांसफर करके पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया रोहतक भेज दिया गया। आईपीएस पूरन कुमार अपनी ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और सिस्टम के अंदर इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बार बार अपने सीनियर्स को लिखित रूप में बताया कि उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर पोस्टिंग और पब्लिक ह्यूमिलिएशन जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने लेटर्स, रिप्रेजेंटेशंस और अपील्स के थ्रू सिस्टम के अंदर न्याय मांगने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें ज्यादातर नजरअंदाज कर दी गई। पूरन कुमार की शादी हुई थी अमनीत P कुमार से, जो खुद एक 2000 बैच IAS ऑफिसर हैं। अमनीत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इन हिस्ट्री किया था और IIT मद्रास से PhD इन हेल्थ इकोनॉमिक्स। दोनों को लोग पावर कपल कहते थे। दोनों सोशली अवेयर, ऑनेस्ट और लोअर कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे। फैमिली के लोग कहते हैं कि पूरन कुमार अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उनके पिता कुछ साल पहले ही गुजर गए थे और उनकी माँ और भाई दोनों हैदराबाद में रहते हैं। आईपीएस पूरन कुमार का करियर बहुत ही स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि उनका रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। एक इनविजिबल बैरियर था वहां पर।
कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिसऑनेस्टी उनके करियर के हर मोड़ पे खड़ी थी। अर्ली पोस्टिंग्स में उन्हें रिस्पेक्ट और गाइडेंस मिली थी, लेकिन कुछ सीनियर ऑफिसर्स के बायसेस ने उनकी परफॉर्मेंस और उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी को टेस्ट किया। ये चैलेंज उनके लिए मेंटल और इमोशनल प्रेशर बन गया, जिसे उन्होंने साइलेंटली बियर किया पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 के आसपास पूरन कुमार ने पहली बार नोटिस किया कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। लीव रिक्वेस्ट डिले होती थी, प्रमोशंस एंड पोस्टिंग्स इनकंसिस्टेंट थी और सीनियर ऑफिसर्स के डिसीजंस कभी-कभी पर्सनल ग्रजेस को रिफ्लेक्ट करते थे। उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस को फॉर्मल लेटर्स और ईमेल्स के थ्रू सबमिट किया, लेकिन या तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया या आधे अधूरे जवाब दिए गए। मीटिंग्स में उनकी बात को सीधा इग्नोर किया गया और कॉलीग्स के सामने उन्हें एम्बैरेस किया गया। ये पैटर्न उनके लिए प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह से स्ट्रेस बन गया था। पूरन कुमार ने लिखा कि ये सिस्टम का फ्लॉ है, जहां मेरिट के बेसिस पर नहीं बल्कि कास्ट और पर्सनल बायसेस के बेसिस पर ऑफिसर्स के करियर डिसाइड होते हैं। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल स्ट्रगल नहीं था बल्कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का प्रूफ था। अक्टूबर 2025 तक पूरन कुमार की कंप्लेंट्स का जवाब नहीं आया। उनके फादर के मरने के वक्त भी उनकी लीव सैंक्शंस नहीं हुई थी। ये एक पर्सनल ट्रेजेडी थी जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस से और भी भर गई और जिसका सीधा असर पूरन कुमार की मेंटल हेल्थ पर हुआ। 7 अक्टूबर को उनके घर में उनके साथ हुए एक इंसिडेंट ने सिस्टम की असली वजह को एक्सपोज किया। एक 8 से 9 पेज का फाइनल नोट और एक विल रिकवर हुई। नोट में उन्होंने अपनी आवाज, अपना दर्द और सच्चाई सिस्टम के सामने रखी। उन्होंने हरियाणा डीजीपी, रोहतक एसपी और कुछ और सीनियर ऑफिसर्स के नाम लिए। एलिगेशंस था मेंटल हैरेसमेंट, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और प्रोफेशनल रिटेलिएशन। नोट के पेजेस उनके स्ट्रगल का डिटेल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने इंसिडेंट्स का जिक्र किया, जैसे लीव न मिलना, व्हीकल और अकोमोडेशन के अनफेयर एलोकेशन और उनके पर्सनल ग्रजेस को ऑफिशियल डिसीजंस में इम्प्लीमेंट करना। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का दर्द नहीं है, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम का फ्लॉ दिखाता है। नोट में लिखा था, मैं कंटिन्यूअसली टारगेट हो रहा हूँ, मेरे रिप्रेजेंटेशंस इग्नोर किए जा रहे हैं और मुझे सिस्टम के थ्रू तोड़ा जा रहा है। उन्होंने डिटेल्ड एग्जांपल्स दिए, लीव डिनायल्स, प्रमोशन का डिले। पूरन कुमार ने स्पेसिफाई किया कि पर्सनल ग्रजेस को ऑफिशियल डिसीजंस में यूज किया जा रहा है। ये एलिगेशन सिस्टम के फ्लॉज को हाईलाइट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कास्ट और पावर के डायनामिक्स ऑफिसर्स को प्रेशर में डाल सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने FIR 156/2025 रजिस्टर किया। चार्जेस थे अबेंडमेंट टू सुसाइड, SC/ST एक्ट सैंक्शंस इंक्लूड किए गए। लेकिन अमनीत कुमार, उनकी वाइफ, ने ऑब्जेक्शन रेज किया। FIR इनकम्प्लीट है, एक्यूज के नाम क्लियर नहीं है और SC/ST एक्ट के रेलेवेंट सैंक्शंस डाइल्यूटेड है। उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी डिमांड की और अमेंडमेंट्स का रिक्वेस्ट किया। ये लीगल बैटल सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के लिए है। पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिएक्शंस आते रहे। BSP चीफ मायावती ने इंडिपेंडेंट प्रोब की डिमांड की। CM ने एश्योरेंस दिया कि गिल्टी ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। रोहतक के SP का ट्रांसफर किया गया, उन्हें लीव्स पर भेज दिया गया। पब्लिक डिबेट शुरू हो गया है, कास्ट बेस्ड इन ब्यूरोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स और सिस्टमैटिक फ्लॉज पर फोकस। ये डिस्कशन सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं बल्कि सिस्टमैटिक चेंज के लिए एक वेकअप कॉल है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई। 6 मेंबर्स हेडेड बाय IG रैंक ऑफिसर। एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, डिवाइसेस, CCTV, सील्ड रूम्स, डॉक्यूमेंट्स। फैमिली ने पोस्टमार्टम डिले किया, डिमांडिंग अमेंडमेंट्स इन FIR और प्रॉपर चार्जेस। केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और क्वेश्चंस सिस्टम की इंटेग्रिटी और फेयरनेस पे खड़े होते हैं। पूरन कुमार की कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये सिस्टम के अंदर की आवाज थी जो शायद हमेशा दब के रह गई और उसको किसी ने नहीं सुना। लेकिन हम तलाशी के व्यूअर्स इस कहानी को याद रखेंगे। मैं उपमन्यु तलाशी से, ये था सच, एक ऑफिसर के स्ट्रगल, सिस्टम के फ्लॉज और जस्टिस के लिए एक अपील। हर आवाज जो सिस्टम के खिलाफ उठती है वो हमारे लिए सीख है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सच को समझें और न्याय की तरफ कदम बढ़ाएं।
क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऑफिसर जो सच बोलता है, जो सिस्टम के अंदर के करप्शन के खिलाफ लड़ता है, वही ऑफिसर आखिर में सिस्टम से हार जाता है। ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर या एक आम आदमी की नहीं है। ये कहानी है एक देश के कॉन्साइंस की, जहां ईमानदारी अब एक जुर्म बन गई है। हर सिस्टम में कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, पर जब सिस्टम खुद ही झूठ पे टिका हो तो सच बोलने वाले लोग सिस्टम के लिए एक खतरा बन जाते हैं। देश के हर कोने में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ब्राइब लेना पसंद नहीं करते। वो बहुत ईमानदार हैं, जो रूल बुक के हिसाब से काम करते हैं, और फिर एक दिन उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनका करियर ही खत्म कर दिया जाता है। ये पनिशमेंट पोस्टिंग का कल्चर एक साइलेंट वेपन बन चुका है। सिस्टम के अंदर करप्शन सिर्फ पैसा नहीं, ईगो और पॉलिटिक्स का गेम भी है। जब कोई ऑफिसर एक बड़े आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके फोन टैप होने लगते हैं, उसके ऊपर अनोनिमस कंप्लेंट्स लिखी जाती हैं और सिस्टम उसी पे सवाल उठाता है, ना कि उस गलत काम करने वाले पर। और तब एक ईमानदार ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा दर्द शुरू होता है, सिस्टम के अंदर अकेला पड़ जाना। ये करप्शन एक इंसान का नहीं है, एक नेटवर्क का इशू है। एक फाइल ऊपर से नीचे जाती है और हर लेयर अपना हिसाब मांगती है। और जब कोई ऑफिसर कहता है मैं नहीं दूंगा, तो वो सिस्टम के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। क्या ये आयरनी नहीं है? जहां देश ईमानदार ऑफिसर्स को मेडल देता है, वहीं देश उन्हें अपनी ही कुर्सी से हटा देता है। सिस्टम में डिसऑनेस्टी तब भी बढ़ जाती है जब लोग चुप रहना सीख जाते हैं, और सबसे बड़ा गिल्ट साइलेंस का होता है। एक ऑफिसर जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टम के अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने अपने नोट में लिखा था कि मुझे सिस्टम ने अकेला कर दिया, और फिर वो चले गए। ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जिनके नाम हम जानते भी नहीं, जिन्होंने सच बोलने की कोशिश की होगी और सिस्टम ने उन्हें खामोश कर दिया होगा। फ्रॉम IAS ऑफिसर्स हु एक्सपोज स्कैम्स टू CBI इन्वेस्टिगेटर्स जो पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट थे, उनके साथ एक ही पैटर्न रिपीट होता है: ट्रांसफर, ह्यूमिलिएशन, डिप्रेशन और फाइनली साइलेंस। ये एक इनविजिबल चेन है जहां झूठ सिस्टम को चलाता है और सच बोलने वाले उस चेन के वीक लिंक बना दिए जाते हैं, और एक दिन उन्हें फिर रास्ते से हटा दिया जाता है, या फिर उनको मेंटली हैरेस किया जाता है या टारगेट किया जाता है। जब सिस्टम के अंदर ईमानदारी मर जाती है तो सिर्फ ऑफिसर्स नहीं, पूरा देश हार जाता है। हर गलत टेंडर, हर मैनिपुलेटेड ट्रांसफर, हर करप्ट डिसीजन पब्लिक के टैक्स से बना सिस्टम तोड़ रहा है। आज भी गांव में रोड नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि किसी फाइल पे सिग्नेचर सिर्फ तभी होगा जब पैसे मिलेंगे। ये डिसऑनेस्टी सिर्फ करप्शन नहीं, ये नेशंस के फ्यूचर का मर्डर है। और जब ईमानदार ऑफिसर्स सिस्टम से डिसअपीयर होने लगते हैं, तब बच जाता है सिर्फ एक जंगल जहां ताकत ट्रुथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईमानदार ऑफिसर्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते हैं, उनकी भी फैमिलीज होती हैं, इमोशंस होते हैं, और एक सपना होता है देश को बेहतर बनाने का। पर जब वो हर सुबह ऑफिस जाकर देखते हैं कि उनकी ऑनेस्टी को वीकनेस समझा जा रहा है, तब उनका जज्बा टूट जाता है। और हम सब भी गिल्टी हैं इसमें। हम उनकी लड़ाई के वक्त उनके साथ नहीं होते। जब वो सिस्टम से लड़ते हैं, हम सिर्फ एक और वायरल न्यूज देखते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। देश तब तक नहीं बदलेगा जब तक सिस्टम के अंदर सच बोलने वाले लोग अकेला महसूस करते रहेंगे। हमें उनकी आवाज बनना है। हर बार जब ईमानदार ऑफिसर को सिस्टम क्रश करता है, तब हम अपना एक हीरो खो देते हैं। डिसऑनेस्टी एक डिजीज है और ट्रीटमेंट करना हम सब की जिम्मेदारी है। हर छोटी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना, हर अनफेयर सिस्टम को क्वेश्चन करना, वही देश को बचाएगा। ईमानदारी हार सकती है लेकिन मर नहीं सकती, और जब तक एक भी आवाज सिस्टम के अगेंस्ट उठती रहेगी, तब तक इस देश में उम्मीद जिंदा रहेगी। यह सिस्टम हमारा है और इसे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। 21st सेंचुरी का भारत स्पेस में रॉकेट भेज रहा है। लोग AI और डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पर जमीन पर इंसान को अब भी उसके नाम और जाति और रिलीजन से तोला जाता है। क्या ये वही देश नहीं है जहां पर हर आदमी को भारतीय कहना चाहिए? फिर क्यों यहाँ अब भी लोग खुलेआम कहते हैं वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं? ये कहानी एक आम आदमी की नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की, जो दिखने में मॉडर्न है पर अंदर से अब भी दकियानूसी ख्याल रखता है और बंधनों में जकड़ा हुआ है। कास्ट सिस्टम शुरू हुआ था वर्ण के कॉन्सेप्ट से, जहां काम के हिसाब से समाज विभाजित था, पर धीरे धीरे ये एक हायरार्की बन गया, जहां किसी का स्टेटस उसके काम से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होने लगा। हजारों सालों से ये सिस्टम ने लोगों को इतना अलग कर दिया कि एक ही देश में रहने वाले लोगों के दिल अलग अलग धड़कते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, ये बीमारी
अब भी खत्म नहीं हुई है। आज भी एक स्टूडेंट अपनी सीट के लिए नहीं बल्कि अपने सरनेम के लिए जज होता है। आज भी शादियां कास्ट के नाम पर टूट जाती हैं और आज भी एक टैलेंटेड कैंडिडेट को लोअर कास्ट कहकर उसका टैलेंट इग्नोर कर दिया जाता है। हम सोच लेते हैं कि कास्ट सिर्फ एक गांव तक सीमित है, पर आज भी हर ऑफिस, हर क्लासरूम, हर इलेक्शन में ये भूत अपना रंग दिखाता है। सोशल मीडिया पे लोग इक्वालिटी के स्लोगन्स लिखते हैं, पर घर के अंदर कास्ट बेस्ड कॉन्वर्जेशन अब भी होती हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक और नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। जब एक बच्चा अपनी पोटेंशियल से पहले अपनी कास्ट से पहचाना जाता है तो देश एक साइंटिस्ट, एक ऑफिसर, एक लीडर खो देता है। सिस्टम के अंदर टैलेंट को कास्ट के लेंस से देखना देश के प्रोग्रेस को डायरेक्टली स्लो करता है। आज भी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से दूर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए डोर्स अभी भी नहीं खुले हैं। और जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तब देश के अंदर रिसेंटमेंट बढ़ता है, जो एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है। कास्ट बेस्ड वायलेंस के हेडलाइंस आज भी न्यूज़पेपर्स में भरे रहते हैं, पर उन्हें हम आइसोलेटेड इंसिडेंट्स कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हर इंसिडेंट एक सिंबल है कि सिस्टम अभी भी फेयर नहीं हुआ है। दलित एट्रोसिटीज, ऑनर किलिंग्स, मैनुअल स्कैवेजिंग, ये सब हमारे समाज के वो वुंड्स हैं जो हम मेकअप से छुपा लेते हैं, पर उनका दर्द हर रोज किसी न किसी को झेलना पड़ता है। और जब सोसाइटी का एक हिस्सा दबा रहता है तब पूरा देश कभी ऊपर नहीं उठ सकता। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब कास्ट को एक आइडेंटिटी नहीं, एक हिस्ट्री के लेसन के रूप में लोग देखेंगे। इक्वालिटी लॉ बुक्स में लिखी बात नहीं है, वो एक सोच है जिसे हर घर में, हर दिल में पैदा करना होगा। रिजर्वेशन या रिफॉर्म्स अपना काम करते रहेंगे, पर असली बदलाव तब आएगा जब इंसान अपनी सोच बदलेगा। कास्ट एक वूंड है, एक वार्निंग है कि अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो देश अपने ही लोगों के बीच में टूट जाएगा। देश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनता, देश बनता है इंसाफ से। और जब तक हर इंसान को बराबर की इज्जत नहीं मिलेगी तब तक प्रोग्रेस सिर्फ एक इल्यूजन है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जिनके साथ होती है, ये हर उस इंसान की प्रॉब्लम है जो भारत कहकर गर्व महसूस करता है।